नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने लंबे समय के बाद एक लेख लिखा। हालांकि इस लेख में मुद्दे वही पुराने और धुराने थे जिन्हें आप बीते 9 वर्षों से करीब 100 बार से ज्यादा सुन चुके हैं, लेकिन इस बार नई पैकेजिंग करने का पूर्णतः प्रयास हुआ। कोशिश की गई कि लोकतंत्र खतरे में है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, देश की नींव पर मोदी चोट कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। ये तमाम बातें आपने 2014 के बाद से लगातार सुनी होंगी। ये पुरानी धुरानी बातें हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने वार किया तो भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार के लिए मैदान में कूद पड़ी और सोनिया गांधी को इमरजेंसी के दौर वाला आईना दिखा दिया और कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि गांधी परिवार की डायनेस्टी खतरे में है। हालांकि सोनिया गांधी की हर बात में कुछ बड़ा संदेश छिपा था जिसे मैं आज आपके लिए डिकोड करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सांसद बनने के बाद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र यानी वायनाड पहुंचे और कहा कि एमपी तो एक टैग था जिसे बीजेपी ने छीन लिया, मेरा घर भी छीन लिया, लेकिन मुझे जनता के मुद्दे उठाने से नहीं रोका जा सकता। यानी कुल मिलाकर मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी अब बढ़ता जा रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 24 का चक्कर, लोकतंत्र पर जोरदार आर पार की टक्कर। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सोनिया का पहला वार, मोदी लोकतंत्र के हर खंबे की नींव पर चोट कर रहे हैं। सोनिया का दूसरा वार, संसद सत्र में विपक्ष को मुद्दे उठाने से रोका गया। सोनिया का तीसरा वार, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग अब जग जाहिर है। सोनिया का चौथा वार, अगले कुछ महीने हमारे लोकतंत्र की परीक्षा वाले हैं। सोनिया का पांचवा वार, थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याएं हल नहीं होंगी। सोनिया का छठा वार है, बिजली की तेजी से एक संसद सदस्य की सदस्यता को ले लिया गया। एक अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर चुन चुन कर वार किया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हुआ। इंडियन डेमोक्रेसी वाज डेड ओनली वंस इन 1975 and thereafter never, and it will never be again. सोनिया गांधी जी, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, आपकी अपनी पार्टी खतरे में है और आपकी पार्टी के साथ साथ गांधी परिवार का वर्चस्व खतरे में है। सोनिया गांधी जी को बताना होगा, आपके लिए आपका लोकतंत्र राहुल गांधी से शुरू होता है और गांधी परिवार से खत्म होता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, लोकतंत्र की परीक्षा नहीं बल्कि ये कांग्रेस की परीक्षा का वक्त है। कांग्रेस नेतृत्व को भ्रम से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। इस बीच सांसदी गंवाने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और शिवसेना के विरोध के बावजूद वहां एंटी सावरकर पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बार बार लोकतंत्र पर सवाल उठाकर कांग्रेस 2024 की जंग जीत पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 का चक्कर, लोकतंत्र पर टक्कर। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सोनिया गांधी के शब्द बाण का विश्लेषण। मुद्दा क्या था? अदानी पर वार। असली अर्थ इसका यह है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का लेबल चिपकाने की कोशिश हुई। लोकतंत्र पर सवाल, यानी लोकतंत्र खतरे में है। ये बीते 9 वर्षों से हम 100 से ज्यादा बार सुन चुके हैं, लेकिन इसमें असली अर्थ यह है कि मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताने की कोशिश है।
और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। सोनिया गांधी ये कह रही हैं। ईडी और सीबीआई का मुद्दा, असली अर्थ इसका यह है कि पूरे विपक्ष को साथ लाने की एक भरपूर कोशिश हो रही है। राहुल की सदस्यता का मुद्दा, इसमें एक पुराना कार्ड है जिस पर काफी खेला जा रहा है आजकल, वो है विक्टिम कार्ड। उस विक्टिम कार्ड के सहारे बहुत कुछ करने का प्रयास है, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, क्या पुराने धुराने घिसे पिटे मुद्दों के सहारे मोदी का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस या फिर समूचा विपक्ष? आज का आर पार इसी विषय पर है और मेरे साथ आज दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुधांशु त्रिवेदी एक तरफ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, अभय दुबे हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, माजिद हैदरी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर संगीत रागी आप ही से करता हूं और 50 सेकंड आपको देता हूं मैं, और उन 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात सोनिया गांधी कह रही है, वो कहती है लोकतंत्र खतरे में है, वो कहती है कि ईडी और सीबीआई का गैर वाजिब इस्तेमाल हो रहा है, राहुल की सदस्यता को लेकर भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ कहती है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, परिवार खतरे में आ गया है। देखिए अमीश जी, भारत का लोकतंत्र बहुत एक जीवंत लोकतंत्र है और एक बहुत मैच्योर लोकतंत्र है। दूसरी बात, देखिए ये सारी चीजें जो खेल की जा रही है 2024 के लिए की जा रही है। आपको याद होगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक भी करप्शन का केस नहीं मिला, तो और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं मिला है विपक्ष के पास जिसे लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें और बड़ा आंदोलन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पीट सके राजनीतिक तौर पे। ऐसी कवायद उनको लगता है कि यदि हम भ्रष्टाचार का मुद्दा यदि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिपका देते हैं और बोफोर्स जैसी कोई घटना बन करके और वाकई जनता के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति जो है वो अविश्वास पैदा हो सकता है। जब तक नरेंद्र मोदी नहीं मारे जाते हैं, राजनीतिक उनकी हत्या नहीं होती है, तब तक विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना असंभव है। और इसी कारण से आपको ध्यान में होगा कि 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर का नारा इन लोगों ने लगाया, वो नारा ये बुरी तरीके से पिट गए। अब फिर 2024 से पहले आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव में 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन था तो योगेंद्र यादव और बाकी सारे एक तमाम जो सिविल सोसाइटी, तथाकथित सिविल सोसाइटी ग्रुप जो थे, उन्होंने कांग्रेस को कहा हमने तो आपके लिए जमीन तैयार की थी, अब आप फसल इसकी नहीं काट पाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो हमारा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि 2024 से पहले ये सारे जो अडानी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो इसी कारण से उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी टाइम लिमिट को एक्सीड कर लिया है। जी मुझे आपको रोकना पड़ेगा जी, टाइम लिमिट को फॉलो करिए, तब मुझे टाइम लिमिट को फॉलो करिए, मुझे ऑडियो रोकना पड़ेगा। ओके, अबे दुबे, कांग्रेस पार्टी, मेरा सीधा सवाल यह है कि चलिए लोकतंत्र की दुहाई बीते 9 वर्षों में कई बार दी गई, ये इतना पुराना धुराना मुद्दा हो चुका है कि जनता में भी इससे स्पार्क नहीं आता, क्योंकि लोकतंत्र हर सुबह नीलाम हो जाता है और शाम को फिर प्रहरी बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का लेफ्टीकरण हो गया है, यानी कांग्रेस पार्टी अब इस देश की नई लेफ्ट बनती जा रही है। हमने लेफ्ट का हाल देखा, उसका हाल क्या हुआ, वो किस कगार पर आज पहुंच गई है, यही कांग्रेस का हाल हो गया है। जो लेफ्टीकरण हो रहा है उससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अंदर की भी और बाहर की भी। अबे दुबे, 60 सेकंड आपके। अमीश देवगन जी, पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की कामना करता हूं। संगीत रागी जी को प्रधानमंत्री जी के लिए जो कुछ कहा है वैसे शब्दों को प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, मैं आग्रह करता हूं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं वो। आज सोनिया गांधी जी ने बहुत मुखरता से जो सवाल खड़े किए हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के जो परिवार है उसको बचाने का संदर्भ उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी अक्सर मौन साध लेते हैं जब देश के महत्व के मुद्दे होते हैं, वे अक्सर मौन साध लेते हैं जब चीन का जिक्र होता है, जब बेरोजगारी और महंगाई का सवाल किया जाता है, जब धन्ना सेठ दोस्तों द्वारा देश को लूट लिया जाता है, जब देश के सद्भाव द्वारा
खून का घूंट पिया जाता है, जब देश के सदन को म्यूट किया जाता है, तब अक्सर प्रधानमंत्री जी मौन साध लेते हैं, प्रधानमंत्री जी मुखर हो जाते हैं। जब विपक्षी दलों की आलोचना का सवाल आता है, जब पूर्व के देश के नेताओं को कोसने का काम किया जाता है, जब देश को कब्रिस्तान और शमशान का पाठ पढ़ाया जाता है, जब प्रधानमंत्री जी मुखर हो जाते हैं। सोनिया जी ने याद दिलाया, प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने कहा था 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, 2022 तक वादा किया था। आप आज उस सवाल का जवाब तक अबे दुबे आपको 60 सेकंड हो गया, आप आर्टिकल पूरा पढ़ के मुझे सुना रहे हैं। आर्टिकल के ऊपर तो हमने पूरा पैकेज लिख दिया, उस पैकेज के आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मौन धारण कर लिया उसके ऊपर। अबे जी आप तो ऐसे ना थे। मैंने पूछा कांग्रेस पार्टी का लेफ्टीकरण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट से इतनी प्रभावित हो रही है कि समूचे ढंग से लेफ्ट की तरफ झुकती जा रही है, उसका जवाब क्या है? कांग्रेस हमेशा सेंटर में रहने वाली पार्टी थी, लेकिन लेफ्टीकरण कब से होने लग गया? आपके लिए भी सोनिया जी ने सद्भावना प्रकट की है कि आप प्रतिपक्षी दलों को बोलने का उचित अवसर नहीं देते। अमित जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे सोनिया गांधी के विषय पर बहस हो रही है। सवाल सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा आज उसके विषय पर बहस हो रही है, उस पर पूरी कहानी हो रही है, और आप कह रहे प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। अरे आप जो लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। यही भारत का महान लोकतंत्र है जी, यही भारत का महान लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं था, ये लोकतंत्र नहीं था। 75 से 77 तक इस देश के अंदर शासन किसका था? याद करिए। हमने तो किससे कहानी सुने हैं, पढ़े हैं और देखा है कैसे आपने पत्रकारों के साथ किया था, लेकिन वो विषय नहीं है मेरा। मैं तो आपसे सिर्फ सरल सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल ये है, कांग्रेस का लेफ्टीकरण क्यों हो गया है? सवाल बड़ा डायरेक्ट है। सोनिया जी ने आपसे भी आग्रह किया है कि अमीश अभय को अपने प्रासंगिक सवाल पूछने के लिए सिर्फ 20 मिनट दे दीजिएगा। मैं सिर्फ 20 सेकंड माफ कीजिएगा। एक सवाल किया सोनिया जी ने कि कैसे 27 रुपए आमदनी की, बिल्कुल किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था कि दोगुनी कर देंगे, 22 तक 27 रुपए रह गई। प्रधानमंत्री जी आपका धन्ना सेठ दोस्त 609 नंबर का धनपति विश्व में था, वो 2 नंबर पर कैसे आ गया? इसका जवाब आप नहीं देते। प्रधानमंत्री जी आप जवाब नहीं देते जब चीन का जिक्र आता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश की सीमा के अंदर घुस गया। भूटान में उसने 8-8 गांव बसा लिए और भूटान कह रहा है कि वो हमारी सीमा में नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी वो गांव कहां बसे बताइए? अरुणाचल प्रदेश में आपका एमपी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में गांव चीन ने बसा लिया, आप उसका जवाब नहीं देते। जब सदन में पूछा जाता है कि $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से करके एमएसएमई तबाह हो गया, प्रधानमंत्री जी आप उसका जवाब नहीं देते। महंगाई का जवाब नहीं देते, बेरोजगारी का जवाब नहीं देते। आप जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा इस देश का, रामनवमी पर प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, लेकिन आपने सोनिया जी के नाम पर कहने से एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। हसरत आपकी पूरी होती है। अब आपने सोनिया जी के नाम पर बोला मुझे 20 सेकंड देने, मैंने बोला 40 सेकंड ले लीजिए। लेकिन आपने बोला कि आप प्रधानमंत्री मौन हैं, लेकिन कांग्रेस के लेफ्टीकरण पर आप क्यों मौन हैं? आप क्यों मौन हैं कांग्रेस के लेफ्टीकरण पे? आपकी खामोशी बहुत से जवाब दे रही है अबे बाबू, लेकिन वक्त आएगा हम इस पर भी बात करेंगे। सुधांशु जी का वक्त है। नहीं, आपने अपने समय का इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। अब आपने जितना आपने सबसे ज्यादा बोला ना। राहुल गांधी जी तो सेंटर फॉरवर्ड लड़ रहे हैं, सेंटर फॉरवर्ड अग्रणी भूमिका के साथ लड़ रहे हैं राहुल गांधी, ना लेफ्ट है ना राइट है। सुधांशु त्रिवेदी, थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने बोला है कि मेरा भाई अपना फर्नीचर घर का पैक कर रहा है। मेरा तो परिवार था, उसका तो परिवार भी नहीं है, लेकिन हम सब उसके साथ हैं। आप राहुल को बेघर तो कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। और सोनिया गांधी जी कह रही हैं लोकतंत्र बचाना होगा, मोदी को अब हटाना ही होगा। देखिए, मैं अमित जी सिर्फ एक बात कहूंगा कि वाकई हम राहुल गांधी जी से एक अधिकार तो नहीं छीन सकते जो जन्मजात है। वो दुनिया के सबसे बड़े राजतंत्र जिसने लोकतंत्र का आवरण ओढ़ रखा है, उस परिवार खानदान के वली अहद सल्तनत है। यह उन्हें जन्मजात प्राप्त है। शेष सारे अधिकार जनता देती है, और जब तक जनता के मनोभावना के अनुरूप कार्य होता देती है, और उसके उपरांत वो एक हाथ से देती है, दुनिया 100 हाथों से ले लेती है। जो सोनिया जी ने बात कही आज, तो सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूंगा। उन्होंने जो मौन पे कहा, सबको याद आ जाएगा
तमाम जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। ये किसने बोला था? ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था। किस पे बोला था? विपक्ष के सवालों पर बोला था। यानी पूरी सरकार को मौन रखने का काम जिन सोनिया गांधी जी ने किया, सरकार के मुखिया को मौन रखने का काम जिन्होंने किया, वो आज कहते हैं कि किसी चीज का जवाब या किसी भी चीज का वो क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो बातें कांग्रेस के हमारे मित्र कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी सेंटर फॉरवर्ड, बस एक लाइन कह दूं, सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं। नहीं अमित जी, राहुल गांधी जी हिट विकेट खेल रहे हैं। और कैसा हिट विकेट? नॉर्मली हिट विकेट में आदमी एक स्टंप गिराता है, यहां 3-3 स्टंप गिराए ले रहे हैं। अगर सुदूर उत्तर में जाइए तो गुलाम नबी आजाद साहब, सुदूर दक्षिण में आइए तो एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी यानी ऑफ और लेग स्टंप गया, और मिडिल स्टंप में शरद पवार साहब। तो तीनों स्टंप एक बार में गिरा लेने वाले शानदार बल्लेबाज राहुल गांधी जी हैं। इस ढंग से वो खेलकर कांग्रेस का कल्याण कर रहे हैं। मगर मैं सोनिया जी की भावना का सम्मान करता हूं, क्योंकि प्रियंका जी ने कौरव पांडव के बात कही थी, तो महाभारत में भी ऐसा था। माता गांधारी को जब लगा था कि मेरा युवराज दुर्योधन अब लड़ाई हार गया है, तो उन्होंने अंतिम प्रयास किया था कि किसी प्रकार इसकी सत्ता दोबारा आ जाए। तो सोनिया जी ने सेंटर फॉरवर्ड खेलने की कोशिश जरूर की है, माता गांधारी की तरह अपने युवराज दुर्योधन की हारी हुई बाजी जिताने के लिए। जी, मैं आपका रुख करता हूं आबे दुबे। मेरा सवाल वही है, कांग्रेस का लेफ्टीकरण क्यों हो रहा है और आपके यहां से सब नेता छोड़कर जा रहे हैं? ये कहानी भी तो आप ही के साथ हो रही है। अंदर जो बगावत चल रही है उसकी मैं बात नहीं फिलहाल करता, लेकिन नेता तो सब छोड़ रहे हैं। अमीश देवगन जी, ये सब जो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं, वो सिर्फ सत्ता के आकर्षण में और जांच एजेंसियों से बचने के लिए जो घेरा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। मुझे पूछकर बताइए सुधांशु त्रिवेदी जी से, जो भाजपा गुलाम नबी आजाद साहब पर रोशनी एक्ट में 25,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाती थी, जो 2020 10वें महीने में सीबीआई को केस सौंप दिया, उस पर अभी आरोप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? वो हेमंत विश्वा शर्मा जिस पर बुकलेट निकालते थे, जो कहते थे लुइस बर्जर केस में ये आरोपी आदमी है, भ्रष्टाचार के प्रमाण हमारे पास है, जिस पर आरोप लगाना बंद कर दिए, उस तरह आरोप बंद कर देंगे कि शुभेंदु अधिकारी जैसे आरोप बंद कर देंगे, कि नारायण राणे जैसे आरोप बंद कर देंगे, कि भावना गवली जैसे आरोप बंद कर देंगे, यशवंत जाधव जैसे आरोप बंद कर देंगे, प्रताप सरनाइक जैसे आरोप बंद कर? जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। तो आप कह रहे हैं सब डरकर, आप कह रहे हैं सब डरकर उस खेमे में जा रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल तो वैसे ही छोड़ के चले गए, वो तो सभा में चले गए। डराए जा रहे हैं। तो कपिल सिब्बल को किसने डराया था? कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में क्यों गए? उनको किसने डराया था? गुलाम नबी आजाद तो बीजेपी के साथ नहीं गए, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? उन्होंने बोला राहुल गांधी का एटीट्यूड है। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला जो जाता है जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला, उन्होंने बोला कि जो मोदी को गाली देता है उसको प्रेजेंट रिजीम जो कांग्रेस की है वो बड़ा पसंद करती है। इंदिरा जी और राजीव जी ऐसा नहीं करते थे। रामेश देवगन जी, सबसे पहले आरोप गुलाम नबी आजाद साहब ने लगाया था। फरवरी 2018 में गुवाहाटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए 2018 की गुलाम नबी आजाद साहब। एक सेकंड, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। गुलाम नबी आजाद तो बीजेपी में नहीं गए। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या नाम लेकर आरोप लगाया था। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल तो बीजेपी में नहीं गए, कहीं गए क्या? अरे आजाद साहब भाषा तो वही बोल रहे हैं ना साहब, गए क्या? बंगले से नवाज दिए जाने के बाद भाषा तो वही बोल रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। वैसे एक बात मैं अमीश जी कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों की एक तारीफ करनी पड़ेगी। अपने कपड़े फाड़ने में इनसे ज्यादा कोई माहिर नहीं है। मतलब जितना एलानिया चिल्ला चिल्ला के अपने नेताओं को भ्रष्ट और अपने भ्रष्टाचार का बखान करते हैं, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। ये बताइए, जिस रोशनी एक्ट के लिए इनका ऑफिशियल बयान है कि यह घोटाला नहीं था, उसे छाती पीट पीट घोटाला कहते हैं। चलिए, हेमंता विश्व शर्मा का जिस वाटर घोटाले की बात आती है, इनके आप कह रहे हैं साहब, का बयान है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मगर उसे घोटाला कहने लगते। मतलब साहब, अपने कपड़े फाड़ने में और अपने सर पे खुद जूता मारने में क्या गजब महारत हासिल किया है कांग्रेस ने, ये देखते ही बनता है। मतलब अद्भुत अनुभव होता है आपको देखकर कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को चिल्ला चिल्ला कर बेईमान कहना और डरा हुआ कहना, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो इन्होंने करके दिखाया है।
हाँ, एक बात अब मैं इनको बताना चाहता हूं, दो जो जूते इन्होंने कहा, सुनिए अब उदाहरण सर, एक लाइन कर दूं सर पूरी, उसके आधा बोलिएगा। गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर के नेता हैं और मुझे नहीं लगता पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब से बड़े स्टेचर का कोई कश्मीर में नेता हुआ। अब दूर दक्षिण में आ जाइए, केरल में एके एंटोनी साहब से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ पिछले कुछ दशकों में। उनके पुत्र अनिल एंटोनी भाजपा में आ गए और इनके बकौल माना जाए तो गुलाम नबी आजाद साहब भाजपा के पक्ष की बात बोल रहे हैं। कभी आपको नहीं लगता कि ये दोनों इतने सीनियर नेता और दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से हैं? आपने क्या दोनों की नसीहत को नजरअंदाज नहीं किया? दोनों का एक एक कोट बोलता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब से ने यह स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस में रहते हुए कि मुझे अब चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया जाता क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरे बुलाने से वोट कम हो जाएंगे। ये तब जब उनसे पूछा गया था कांग्रेस से रोजा अफ्तार करना क्यों बंद कर दिया 2014 के बाद। और एके एंटोनी साहब की 2014 में रिपोर्ट जो आपके हार के कारणों की समीक्षा में थी, जिसमें था कि कांग्रेस पार्टी एक समुदाय विशेष की पार्टी नजर आने लगी, यानी मुस्लिम समुदाय की पार्टी नजर आने लगी। मान्यवर, यदि इन दो बुजुर्ग नेताओं की बात पे गौर कर लिया होता तो अनिल एंटोनी से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेताओं को खोने की स्थिति ना आती। जी ठीक है, 15 सेकंड, देन अनुराग भदौरिया। अमेश जी, विडंबना देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं के पीछे जूता लेकर दौड़ती थी, दल में शामिल करके जूते की माला खुद पहन लेती है और महिमा मंडन करती है। अरे आरोप तो आपने लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके। एके एंटनी साहब का बयान सुना, उन्होंने दुख व्यक्त किया अपने पुत्र के जाने पर। उनके पुत्र का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, हाँ एके एंटनी साहब का था। मुझे आज भी दुख है, जिनको 30 साल हमने राज्यसभा में रखा, 1977 का चुनाव हारने के बावजूद गुलाम नबी आजाद साहब को हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने केंद्रीय मंत्री बनाया, 30 साल राज्यसभा में रखा। नहीं जीत सकते थे तो महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव लड़ाकर जीताया। क्या बात करते हैं, हमें दुख होता है इस बात का। क्या वो दबाव में है? ये बात उनको आकर देश के सामने बतानी चाहिए। विडंबना देखिए, अरे लाल कृष्ण आडवाणी जी की चिट्ठी भूल गए 2013 में लिखी हुई कि ये पार्टी नानाजी देशमुख की, अटल बिहारी वाजपेयी की, बलराज मधोक की पार्टी नहीं रही। कुछ लोग अपना निजी हित साधने के लिए आ गए। मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं सुना? उन्होंने कहा उसको क्या नंबर दूं विद्यार्थी को जिसने कॉपी खाली छोड़ दी। ये दोनों ने मोदी जी के लिए बयान व्यक्त किए, उस पर भी जरा प्रकाश डाल लीजिए। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों। ठीक है, ओके। सुधांशु जवाब। मान्यवर, बाकायदा बिंदुवार उत्तर दे देता हूं, इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है। बलराज मधोक जी 1973 में जनसंघ छोड़ गए थे। नानाजी देशमुख ने 1978 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने तो बाकायदा आशीर्वाद दिया था। मुरली मनोहर जोशी जी बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे 13 सितंबर 2013, जब मोदी जी का अनाउंसमेंट तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी कर रहे थे। और अभी, अरे भाई, अभी मुरली मनोहर जोशी जी एक हफ्ते पहले भाजपा कार्यालय में साथ में थे। मतलब कोई बयान दिखाइए ना कि कुछ बोलने लगते हैं अपने मन से। हाँ, हम तो नहीं कहते कि हमारा कोई बुजुर्ग नेता भटक गया, ये हो गया, वो हो गया। ये तो अनुराग भदौरिया, लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है? लेकिन यूपी में अपराधी बड़े खतरे में आ गए हैं। अनुराग भदौरिया, लेकिन भारतीय जनता, आपने देखा भारतीय, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा। जैसा मैं आपसे हमेशा से कहता हूं, वही पुरानी धुरानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बात है। 1973, 1978, वो एंटनी जी, वो गुलाम नबी आजाद जी, वो कांग्रेस का इतिहास सुना रहे हैं। अरे जनता कांग्रेस का इतिहास सुनने को नहीं बैठी है प्रभु। जनता सुनने को बैठी है कि आप जनता के लिए क्या करोगे। आपने पता बीजेपी क्या करती है? बीजेपी खेल ही नहीं खेलती है, वो खेला करती है। क्योंकि खेलना तो आता नहीं, खेला कर देती है। ना राइट ना लेफ्ट, वो उसको गोल करना होता है, बॉल पकड़ के जाती है, सीधे गोल में डाल देती है, गोल हो गया। खेला ही नहीं और सीधा जाके खेला कर दिया। कमाल है भैया भारतीय जनता पार्टी का भी। ये एक तो कमाल की बातें करते हैं। देखिए सवाल ये नहीं है खेला करती है बीजेपी। मैं ब्रेक ले रहा हूं, बीजेपी क्या खेला करती है, क्या खेल करती है, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है ब्रेक के बाद। प्रयागराज के कोर्ट में होगी अतीक की पेशी। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। अतीक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। अतीक की अवैध संपत्ति की होगी जांच।
उमेश पाल शूटआउट केस में गुड्डू मुस्लिम की तलाश हुई तेज। 3 राज्यों में अपने ठिकाने बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ कर रही है छापेमारी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उमर अंसारी पर गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुनवाई। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से आज फिर होगी पूछताछ। दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव, पहले भी हो चुकी है पूछताछ। गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में सचिन पायलट का अनशन जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप, कांग्रेस ने बताया पार्टी विरोधी कदम। गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अमित शाह का बंगाल का ये पहला दौरा होगा। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। कल एलएसी पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किया था लॉन्च। चीन को दिया सख्त संदेश, कहा चला गया अतिक्रमण का जमाना। भारत में अल्पसंख्यकों के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश विरोधियों को दिया करार जवाब, कहा पाकिस्तान में बर्बाद हो रहे हैं सभी अल्पसंख्यक समुदाय। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला। केंद्र पर संस्थानों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। विपक्ष के नेताओं को भी निशाना बनाने का आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लोगों के लिए किया बड़ा ऐलान। बचत, बढ़त और राहत का वीडियो संदेश जारी किया और कहा 2030 तक राजस्थान को बनाना है देश का नंबर 1 राज्य। ममता बनर्जी और शरद पवार को चुनाव आयोग का बड़ा झटका। टीएमसी और एनसीपी के साथ सीपीआई का भी राष्ट्रीय दर्जा छिना। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। आरएसएस मार्च मामले में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज। हाईकोर्ट ने मार्च पर रोक लगाने से किया था इंकार। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। जांच में जुटे पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। झारखंड के जमशेदपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे अवैध तरीके से बनी दुकानों को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। मौके से भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर रही। बिहार के दरभंगा में भीषण आग ने मचाई तबाही। देखते ही देखते कई घर जलकर राख हो गए। इलाके के लोग आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रोडवेज बस मालिकों के बीच जमकर हुई मारपीट। कई लोग हुए जख्मी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के आगरा में चामुंडा देवी मंदिर में चोरों की सेंध मारी। मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर चोरों ने किए पैसे लूटे। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हमीरपुर में आग से मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसलें जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान से चोर ने दिन दहाड़े काउंटर पर रखा फोन चुरा लिया। घटना दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। बिहार की बोधगया सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर हुई चंद मिनटों में राख। भारी नुकसान की आशंका। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाई। भगौड़े अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत को लेकर पुलिस असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई। पंजाब के होशियारपुर से हुई थी गिरफ्तारी। डिब्रूगढ़ में पप्पल प्रीत से होगी अमृतपाल के बारे में पूछताछ। दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके से आरोपी की निशानदेही पर 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बिहार के गोपालगंज में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप पर मचा बवाल। एक मकान में चल रही ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। यूपी के रायबरेली में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। 3 घरों में लगी भीषण आग में सारा सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के धनबाद में एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतरने से मचा हड़कंप। हादसा ट्रेन के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। जिले के गोकलपुरी इलाके में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद 4 लाख रुपए और घर में रखे जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए। दिल्ली के ओखला में एक आदमी की मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। शव के पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। दिल्ली के जगतपुर के एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध हालत में मिलने से मचा हड़कंप। परिवार वालों ने बुजुर्ग के अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। यूपी के चित्रकूट में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। किसानों की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में आग लगने से मचा हड़कंप। भीषण आग में जलकर 3 मासूमों की मौत हो गई, कई घर जलकर राख हो गए। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में मामूली बात पर दुकानदारों को बदमाशों ने पीटा। मारपीट की घटना कैमरे में कैद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के कानपुर में हाईवे के किनारे शॉर्ट सर्किट होने से कई बीघा फसल जलकर राख। किसानों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। प्रदेश के 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों पर देश भर में अलर्ट जारी किया गया। आज भी सभी राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, हालात से निपटने की तैयारियों की होगी समीक्षा। राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 24% के पार पहुंची। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई। 24 घंटे में दर्ज किए गए कोरोना के 5,880 नए केस। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 147। बागेश्वर में कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल। केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद यात्रा की तैयारियां हुई तेज। मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। 25 अप्रैल से भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। चीन ने ताइवान में की सबसे बड़ी घुसपैठ। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 91 विमान, चीन के 12 जंगी जहाज भी देखे गए। यूरोप के देश ग्रीस में 18 अप्रैल से कई देश मिलकर करेंगे मिलिट्री ड्रिल। भारत भी लेगा हिस्सा। 7 मई तक होने वाले इस ड्रिल में भारत के खतरनाक लड़ाकू विमान भी गरजेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस नदी में पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के लुईविल में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर ही हमलावर को मार गिराया। वेस्ट बैंक इलाके में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन में छिड़ी जंग। गश्त करने पहुंचे इजराइल के सैनिकों पर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया पथराव। इजराइल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी देश बोलीविया में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंचा। कई शिक्षक सरकार की तरफ से लाई गई नई शिक्षा नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। रूस ने किया बखमूत पर कब्जे का दावा। लंबे वक्त से बखमूत में रूस की सेना को यूक्रेन दे रहा था कड़ी टक्कर। उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के दौरे से पहले जबरदस्त हिंसा और आगजनी। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम से किया हमला। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ एक बार फिर इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी। लोगों ने सरकार के नए आदेश के खिलाफ हाईवे को जाम कर दिया। साउथ कोरिया के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। तेज हवा की वजह से आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली पधार चुके हैं और 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए काम करने के लिए आए हैं। उनका कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वो बात करने जा रहे हैं और नीतीश का कहना है कि इस बार मैं अच्छा संदेश लेके ही बिहार जाऊंगा। इस समय की बड़ी खबर यह है, नीतीश कुमार मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता का ताना बाना बुनने के लिए अगले 3 दिन तक दिल्ली पे डेरा डालेंगे। सुधांशु त्रिवेदी एक कह रहा है कि आप खेला करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दूसरी तरफ नीतीश कह रहे हैं कि इस बार वो अच्छा संदेश लेके ही जाने वाले हैं। देखिए, नीतीश जी के संदर्भ में मैं कहूंगा, वास्तविकता तो यह है कि बिहार में भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, परंतु आज वो तीसरे नंबर की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद आरजेडी और उसके बाद वो हैं, और उनके सबसे कम विधायक हैं पिछले 20-25 वर्षों में, जब से वो हमारे साथ गठबंधन में थे और जब से वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि जनाब आपसे अपना घर संभल नहीं रहा और यहां पर आ गए। और सरकार कैसी चल रही है सबको पता है। अभी हाल की घटनाएं सासाराम से लेकर और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो सारी की सारी बात अलग है, और आकर यहां देश संभालने की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो किसी योजना की तरह नहीं, वो विवशता के लिए तरह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब बिहार की सरकार की वास्तविक बागडोर आरजेडी के हाथ में है, तेजस्वी यादव के हाथ। आप सीधा फुटबॉल को लेके ही गोल में डाल देते हैं। नहीं, चलिए हम बताएं समाजवादी पार्टी वाले कैसा खेला करते हैं। ये खुद ही
अपनी बॉल उठा के अपने गोल में डाल लेते हैं। इनका बड़का बड़का खिलाड़ी है इनके यहाँ। अच्छा। शफीकुर रहमान बर्क हैं, केटी हसन हैं। अच्छा। और अभी जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है अतीक अहमद, वो भी इन्हीं का नेता हुआ करता था एक जमाने में। अच्छा। तो इनका खेला तो बहुत बेहतरीन था। इनके खेला के दौरान में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत कुछ झेला, और जो झेला उसी के कारण आज यह परिस्थितियों में बदलाव ये आया है कि अब योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप दिखाई पड़ा। हाँ बिल्कुल दीजिए। जी जी, अनुराग गोदरिया, मैं जवाब दे दूं। आप खेला कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं, आप खेला कर रहे हैं। आप तो एक और खेला कर रहे हैं, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को दोबारा लगा दिया है। आप तो प्रभु राम को बड़ी खबर आ रही है, 3 दिन के दौरे पर नीतीश है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट से भी दूसरी तरफ आला कमान नाराज है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। लेकिन आपने तो हवा में श्री राम को उड़ाने की बात कर रही है। सोचिए, विधि का विधान ऐसा रहा, विधि का विधान ऐसा रहा, आप रामलला को हवा में उड़ा रहे थे और आपकी सरकारें उड़ गई और रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। और फिर आपने लगा दिया है, अपने नेता को, अपने महासचिव को, सर्वोच्च नेता को, कि बोलो कि मिलेंगे मुलायम काशीराम और हवा में उड़ेंगे जय श्री राम। ये अभी रिसेंटली बोला उन्होंने। अब मैं आपको बता दूं, देखो सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है, बेचैन है, हताश है। विपक्ष की एकता को देख के पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है, उसे ध्यान नहीं रहता क्या बोल रही है। कह रहे हैं कि आप देखिए इनका वहां पे अतीक का क्या हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 2005 में राजूपाल की हत्या हुई थी, उस समय उसके बाद उसका जो गवाह था, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, कोई उसको छू नहीं पाया, और आपकी सरकार में दिन दहाड़े उड़ा दिया गया। और यही समाजवादी पार्टी है जिसने राजूपाल की वाइफ को, श्रीमती पूजा पाल को विधायक बनाया, उसको सम्मान दिलाया समाज में। आपने क्या किया? आप उसको एक गवाह को नहीं बचा पाए, क्योंकि आपके पास बचाने को है नहीं। आपके यहां तो हालत है, दिन दहाड़े मंत्री के बेटे को रौंदने पर आरोप लग जाता है, रौंद दिया जाता है चाचा लोगों को, तब तो आपकी आवाज नहीं निकलती। मंत्री का बेटा है, कहीं आपने बोला इसके बारे में? आज मेरे सवाल का आपने बोला दिन दहाड़े चौराहे पे यहाँ पे क्यों लखनऊ के अंदर में हत्या हो गई? आपने बोला दिन दहाड़े मां बेटी क्यों जलेगी कानपुर के अंदर में? कभी आप नहीं बोल पाते। दिन जलना, जिंदा जलना मतलब समझते हो? जिंदा जलना, उसको आप छुपाने की कोशिश करते हो। कमाल की बात करते हैं। अच्छा, प्रभु राम को क्यों हवा में उड़ा रहे हैं? हमने सजा दिला दी। एक सेकंड, अनुराग को डाउन करिए। देखिए, ये डिस्कशन में कई बार कर चुका हूं। कानपुर देहात में जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अब आप मुझे बताइए, आप प्रभु राम को हवा में क्यों उड़ा रहे हैं? क्यों उड़ा रहे हैं प्रभु राम को हवा में? हमने सजा, 5 सेकंड, फिर कहते हैं हमने सजा दिला दी। शायद ये भूल गए हैं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि एमपी एमएलए कोर्ट एक्टिव हो, बना, एमपी एमएलए कोर्ट बना, इसलिए उसमें सजाएं फास्ट हो रही हैं, और आप कहते हो मैंने सजा दिला दी। तो क्या नहीं, आप क्या संविधान और न्यायपालिका से बड़े हो गए कि हर बात की सजा दिला देते हो आप? अरे कम से कम हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, और जो न्यायपालिका का काम है न्याय देना, किसी को सजा देना या न्याय मेरे देना। सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। लूटने लग जाते हो कि मैंने। अच्छा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों लगा रखा है आपने? देखिए, हम सभी जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो प्रभु राम को क्यों हवा में उड़ा रहे हैं? को मानने वाले लोग हैं। प्रभु राम को हवा में क्यों उड़ा रहे हैं? करती है ये राजनीति, भारतीय जनता पार्टी का काम है। आपका नेता कह रहा है, बीजेपी नेता नहीं कह रहा। कमाल की बात है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, बात करते हैं मुद्दों पे, महंगाई, ये कौन सा मुद्दा है प्रभु राम को हवा में उड़ाना? एक सेकंड रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो। देखिए, एक तो ये रेटोरिक से काम नहीं चलता, ये तो रट के आना। हम किसान की बात करना चाहते हैं, हम गुरबे की बात करना चाहते हैं, हम लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा, आपका लेफ्टीकरण हो गया है। ये प्रभु राम को एकता, आप अपनी विपक्षी एकता करिए, लेकिन प्रभु राम को उड़ाकर विपक्ष की एकता होगी। विपक्षी एकता प्रभु राम को उड़ा के होगी। 2024 से पहले ये क्या, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका जवाब नहीं दे रहे सुधांशु त्रिवेदी। ये विधि का विधान है। पर देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात, एक सीरियस नोट पे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हैं, अखिलेश जी को बहुत सावधान रहना चाहिए। इनकी घड़ी सुई अटक गई है 1990 के दौर में, जिस जमाने में मुलायम और काशीराम जी मिले थे। बिल्कुल सही बात है। अरे उसके बाद तो कातिलाना हमला हुआ था मायावती जी के ऊपर, स्टेट गेस्ट हाउस कांड, और उस समय जान बचाने का काम हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने किया था उस जमाने में। इनकी सुई अटकी पड़ी है 1990 के दशक में। अरे दुनिया बहुत बदल गई।
जात बिरादरी के मुद्दे खत्म हो गए। अब तो देखिए कौन सी जाति ऐसी बची जिसने दूसरी जात से हाथ ना मिलाया हो उत्तर प्रदेश और बिहार में सत्ता के लिए। एक दौर में उत्तर प्रदेश में दलित ब्राह्मण अलायंस रह चुका, दैट टू अंडर द लीडरशिप ऑफ दलित। ये पता नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कहां पटके हुए हैं। इसलिए अखिलेश जी को समझना चाहिए। और दूसरा लाइटर नोट कहूंगा, इन्होंने कहा मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मैं कहना चाहूंगा स्वर्ग से कहत है मुलायम काशीराम, मत कर भैया ऐसे काम, नहीं तो बचेगा निशानो नाम। तो नामो निशान भी नहीं बचेगा। अभी तो सरकार गई है जिस ढंग से काम कर रहे हैं। इसलिए स्वामी ना ये स्वामी है ना इनके पास प्रसाद है, ये आपको सिर्फ अवसाद देने वाले हैं। समझ लेना चाहिए समाजवादी पार्टी को। करारा जवाब देता हूं। आपके एक मंत्री निषाद जी क्या कहते हैं, वो प्रभुराम दशरथ के बेटे ही नहीं थे? क्या किया आपने उनके ऊपर में? कोई कार्रवाई की? एक नेता हमारे यहां से गए, इंपोर्ट किया है आपने, क्या बोला था उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में प्रभुराम के बारे में? मैं बोल भी नहीं सकता हूं। क्या कार्रवाई की आपने? ये करारा जवाब है आपके लिए, क्योंकि आप 1990 में जीना चाहते हो, 1970 में जीना चाहते हो, 1947 में जीना चाहते हो, लेकिन 2022-23 में नहीं आना चाहते हो। ये आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। सवाल 23 का है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमने बार बार कह रहे हैं, हम 2022-23 की बात कीजिए तो आप 70 में चले जाओगे। ठीक है। और आप अपने निषाद मंत्री पे कार्रवाई नहीं कर पाओगे। अनुराग गुजरिया प्रभुराम दशरथ के बेटे ही नहीं थे, अनुराग बैठा हुआ है। ओके, मैं आपको वक्त दूंगा अपनी बात को रखने। आप सुनिए, ठीक है सुधांशु 30 सेकंड, देन माजिद है वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। हाँ, ये इतना हाथ वाथ घुमाने से सुनाइए भदौरिया जी नहीं होता है। ये 93 का नारा आपके नेता ने बोला, भाई हमने बोला क्या? 30 साल पुराना नारा आपका नेता बोलेगा और सवाल हमसे कहेंगे पीछे चले जाते हो। भाई 2023 में क्यों नहीं रह रहे हो, 93 में क्यों चले गए? और एक और बात, क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? अनुराग बीच में आपके सुधांशु नहीं बोले ना, सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले, जवाब तो दे रहा हूं। बोलिए आप 30 सेकंड। सुनिए, आप जो नहीं बोल रहे, संजय निषाद जी ने उस बारे में अपना स्पष्टीकरण एक नहीं अनेक बार दिया है और प्रभुराम के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये दूसरे जिस नेता का नाम दे रहे थे ना, यही ध्यान रखना चाहिए अमीश जी, जब इनकी पार्टी में थे तो भगवान राम के बारे में, माता सीता के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत थी। जब से हमारी पार्टी में आए हो, सुनिए भदौरिया जी, ना सिर्फ उसको विड्रॉ किया, माफी मांगी, चैलेंज से कहता हूं किसी ने बोला हो ये स्वामी प्रसाद मौर्य इतना दहाड़ और चिंगाड़ रहे हैं, हमारी पार्टी बोलने कभी हिम्मत की? जैसे ही नेता सपा में जाता है या अंट शंट हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में क्यों बोलने लगता है? इसके लिए रहीम का दोहा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। अंग्रेजी में कहा गया मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप। ये बताइए भदौरिया जी, ये आपकी पार्टी में आते ही सब आप तालियां बजा रहे हैं अनुराग गुजरिया? ये ताली क्यों बजाई आपने? ये तालियां क्यों बजाई? साफ हो गया। ये ताली क्यों बजाई आपने अनुराग? इसलिए बताई कि इनको बधाई दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हमारे यहां आके उन्होंने नहीं बोला, मतलब जो गलत प्रभुराम के बारे में बोलेगा उसको आप ले लोगे अपनी पार्टी में। ये है आपकी नियत, ये आपकी है। देखिए अभी लोकतंत्र। अच्छा चलिए, आपके अंदर बहुत सम्मान है, आपने क्या कार्रवाई की? साफ हो गया। अच्छा ठीक है, आप सीधे लकीर के अनुराग का ऑडियो डाउन करिए थोड़ी देर के लिए, डाउन कर अनुराग को स्क्रीन पे दिखाइए। और माजिद हैदरी मैं आपके पास आ रहा हूं, अबे दुबे जी आपके पास भी आ रहा हूं। आपकी लकीर को बड़ा करते हैं इसी चैनल पे, अभी ऐलान करिए ये लायक नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का महासचिव बनने के, ऐलान करिए और बोलेंगे इस पे कार्रवाई होगी। क्या कहते हैं आप अपनी लकीर बड़ी कर दीजिए। दिक्कत यह है कि साबित कर दीजिए। आप यकीन करते हैं, सर्वधर्म सम्मान में आप यकीन करते हैं, आपके पास मौका है अब और आपका टाइम शुरू होता है अब। करिए। बिल्कुल सुधांशु जी के सुनिए, सुधांशु जी के पास पूरा मौका है कि मौका आपके पास है। मैंने सवाल आपसे पूछा, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी से अगर कोई बोलता तो उनसे पूछता। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने प्रमोशन दिया जब से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अनर्गल बातें करनी शुरू करी। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया। इसीलिए कहते हैं सवाल करना कुछ, दिखाना कुछ, करना कुछ और दिखाना कुछ। कर रहे हैं प्रमोशन, दिखा रहे हैं। हम तो सर्वधर्म सम्मान करते हैं, हम तो प्रभु राम का पूरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन रामचरितमानस को फाड़ने वाले को समाजवादी पार्टी अगर देगी तो सवाल पूछना पड़ेगा। लोकतंत्र के नाम पर भी ये सब कुछ हो रहा है
और माजिद हैदरी लोकतंत्र के नाम पर और कितना कुछ होगा। मोदी को गाली, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ना, उसके बाद इससे ज्यादा क्या लोकतंत्र चाहिए? देखिए अमीश भाई, इस देश की जो पार्लियामेंट है वो इस देश के लोकतंत्र का मंदिर है और उसी मंदिर के एक पुजारी श्री राहुल गांधी जी थे, लेकिन उस पुजारी को उस मंदिर से निकाला गया। और आज मैं बात करने से इस मंच पे डर रहा हूं क्योंकि भाजपा राहुल गांधी जी को एक जहरीली लोरी सुना रही है, कह रही है कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, देश का लोकतंत्र थमसा गया है। अरे राहुल गांधी जी सिर्फ इतना याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 10 वर्ष पहले 300 रुपए का गैस का सिलेंडर था, आज 1200 का मिलता है। 30 रुपए की तब दाल की किलो थी, आज 300 की भी नहीं मिलती। उस जमाने में कांग्रेस हमारे देश के राज्यों के नाम नहीं बदलता, चाइना नाम नहीं बदल रहा, आज चाइना हमारे राज्यों के नाम बदल रहा है। अरुणाचल में नाम बदल रहा है, कल को यूपी में गोरखपुर का नाम भी चाइना बदल देगा। ये इस देश की स्थिति हो गई है। राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके पिता ने, उनकी दादी ने इस देश के लिए जान दी। सुशांत त्रिवेदी जी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी रिप्लाई, प्रोफेसर रागी रिप्लाई एंड अबे दुबे ओके, अबे दुबे एंड प्रोफेसर रागी ओके। नहीं सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, सुधांशु जवाब देंगे। पार्टी का किस नेता ने देश के लिए जान दी? अबे दुबे ओके, ओके ओके प्रोफेसर रागी 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड, देन अबे दुबे जी। अमीश जी, चाइना चाहे भारत के गोरखपुर का नाम रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह जी ने बता दिया है जाकर के, और देश ने बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। और पहली बार इतिहास में विदेश से भी लोगों ने, अमेरिका ने भी आकर के खुला कहा, ऐसा फॉरेन पॉलिसी का हमने कभी भी परिष्कृत फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी थी जो अमेरिका। मेरा सवाल है, चाइना को क्या अधिकार है वो गोरखपुर का नाम बदल दे? क्या बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर का नाम चाइना बदलेगा और आप यहाँ हंसेंगे? आप यहाँ जोक के लिए आए, कॉमेडी नाइट में आए आप इस मंच पे? अरे भाई, चाइना हमारे देश के नाम बदलेगा और यदि चाइना को सपना आ रहा है तो चाइना को सपना आने दीजिए। वो व्लादिवोस्तोक को भी कहता है कि वो हमारा हिस्सा है। सारे भाई, अरे तो सुन तो लीजिए भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। वो कल्पना की दुनिया में चाइना को करने दीजिए। बदला हुआ ये भारत है और बदली हुई वैश्विक परिस्थिति है, समझे? वो आज के दिन में रसिया के अंदर भी व्लादिवोस्तोक वगैरह को का भी चाइनीज नामकरण करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुतिन और अरे भाई सुनिए तो सही, अरे आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो अनुराग भदौरिया नहीं है। अच्छा नहीं देखिए, अरे भाई आप तो अनुराग भदौरिया नहीं है। अबे दुबे ऑन स्क्रीन, अबे दुबे। किरण रिजिजू ने बोला कि भारत के लोकतंत्र की हत्या सिर्फ एक बार हुई है, वो हुई है 1975 में। और बीजेपी कह रही है कि आप कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है। कांग्रेस तो अपना घर नहीं संभाल पा रही, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक। ये वही किरण रिजिजू साहब हैं, देश के कानून मंत्री, जो देश के पूर्व न्यायाधीशों को एंटी इंडिया बता रहे हैं। और अगर वो प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाते हैं तो वो भारत विरोधी हो गए क्या? अभी आपने राम का जिक्र किया था अमीश देवगन जी, याद कीजिए, इसी प्रकार मंथरा ने भगवान राम को सत्ता हासिल करने के एक दिन पहले 14 वर्ष का वनवास करा दिया था। आज राम जी का सच्चा अनुयायी राहुल गांधी अगर दृढ़ता से इन मंथरा के अनुयायियों के खिलाफ लड़ता है तो उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। उनका साहस नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि उसने भी आज के कुबेर पर हमला किया, कुबेर की उस लंका को चुनौती दी, स्वर्ण की लंका को। उसने सवाल खड़ा किया कि क्यों अडानी जी के जो अगर आरोप लगे अनैतिकता से संसाधनों की लूट के, तो आप जेपीसी की कार्रवाई कीजिए, सिर्फ इसलिए उनकी सदस्यता इन लोगों ने छीन ली। अरे एक एक धनपति अगर हिंदुस्तान के संसाधन लूटकर 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए भाग जाए, उनका लुकआउट का नोटिस तक रिवोक करके विजय माल्या को भगा दिया। मेहुल चोकसी का प्रश्न सोनिया जी ने खड़ा किया, एंटीगुआ की नागरिकता कैसे मिल गई? ये तो एंटीगुआ की सीआईयू ने रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि एमईए ने, हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको क्लियरेंस दिया, तब हमने नागरिकता दी, नहीं तो देश को पता नहीं लगता। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने बोला
कि उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुझसे मिले, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया मेहुल चोकसी का। तो ये देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी जी दृढ़ता से ये लड़ाई लड़ेगा। आज देश के सामने जो प्रासंगिक सवाल है, अगर उसको मुखरता से उठाते हैं तो आप आवाज बंद करेंगे प्रतिपक्ष की। जो चीन के लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जवाब ने कही। अरे कैसे नाम बदल देगा, जवाब लेते कैसे करेगा? हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। अरे कैसे नहीं लड़ सकते? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। पहले आपने मौन धारण कर रखा था कि कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो चुका है। फिर मैंने बोला आप तो अपना घर नहीं सिमटा पा रहे। कभी कोई पार्टी छोड़ रहा है, कभी कोई नेता खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। ये सब कुछ तो आप ही क्या हो रहा है ना। समूचा देश कांग्रेस। अभय जी, सचिन पायलट भी क्या एजेंट हो गए हैं क्या? सचिन पायलट भी बीजेपी के एजेंट हो गए हैं क्या? सुधांशु त्रिवेदी पूछो ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछो। सचिन पायलट सही मुद्दा उठा रहे हैं क्या? पूछो इनके सतीश पुनिया की बात, वसुंधरा जी, शेखावत जी। अरे भाई, गहलोत जी के लिए भी बोल रहे हैं, वो तो गहलोत जी के लिए भी बोल रहे हैं कि गहलोत और वसुंधरा की मिली भगत है। ओके सुधांशु, देखिए पूछिए ना बीजेपी से, अभय जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, परंतु क्या कहें कि राहुल गांधी का ऐसा प्रभाव इनके ऊपर आ जाता है। मतलब कोई देश किसी दूसरे देश को नागरिकता देता है तो उससे परमिशन लेता है क्या पहले वाले देश से? मतलब कह रहे हैं एंटीगुआ ने उनको नागरिकता दी तो भारत सरकार से परमिशन ली। तो ये बताइए, जब सोनिया गांधी ने भारत से नागरिकता ली थी तो इटली ने परमिशन दिया था क्या? तो कुछ बोलने लगे साहब। एनओसी दी इंडिया से। हास्यास्पद बताइए, इटली ने परमिशन ली थी क्या? एक सांसद होकर बोलिए, एक सांसद होकर जब अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्या इटली से परमिशन ली थी? बोलिए, बोलिए, इटली से परमिशन ली थी क्या सोनिया जी ने? का बयान है एंटीगुआ की, उन्होंने अपने वेब पोर्टल पर डालकर रखा है कि एमईए ने कहा। अरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आप बताइए ना, सोनिया जी ने नागरिकता ली थी तो कोई सिटीजनशिप के लिए इटली की सरकार से परमिशन मांगी थी क्या? अब मैं क्या डिस्टर्ब करने लगे? आप इतना बड़ा झूठ। अच्छा, एक एक करके एक ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, जरा सा पकड़ लिया जाता है तो एकदम से देखिए इतना तेज हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। मैंने सिर्फ एक फैक्ट कहा था, अगर ये सच है तो वो भी सच है, वो नहीं सच है तो वो भी नहीं सच है। अच्छा, एक सुधांशु त्रिवेदी, सचिन पायलट पे अभय दुबे ने एक सवाल पूछा आपसे। सचिन पायलट पर अभय दुबे ने एक सवाल पूछा, जवाब दीजिए। कहना चाहता हूं कांग्रेस के बारे में। हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के साथ जैसा विचित्र हुआ है, भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ। ये जिस व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गया। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। और राजस्थान में तो कांग्रेस साथ क्या अद्भुत हुआ। स्पीकर सीपी जोशी बागी खेमे में माने जाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी खेमे में माने जाते हैं, इनके ऑब्जर्वर गए अजय माकन जी, बेचारे कहते हैं कि कोई मिलने नहीं आया, मैं वापस आ गया। मतलब अद्भुत है भाई। और इनकी ऐसी सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने वो देशद्रोह का कानून जिसके लिए कांग्रेस ने 2019 में कहा था कि इसको हम समाप्त कर देंगे, वो उसने लगाया अपराधी और आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, और वो सरपंच से जुदा करने वालों के विरुद्ध नहीं। उन्होंने अपनी सरकार के जो पायलट गुट के विधायक और सांसद पर गैस का सिलेंडर एक एक करके आप ऑडियो डाउन दोनों में। अभय दुबे एक सेकंड। सुधांशु होल्ड ऑन, सुधांशु जी होल्ड ऑन। ओके, अभय दुबे, आपने बोला बीजेपी में भी देखिए कितने गुट हैं। राज्यवर्धन राठौड़ का गुट है, वसुंधरा राजे का गुट है, राजस्थान में और सारे गुट हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट है, कई सारे गुट आपने बोले। ठीक है, गुट होंगे, लेकिन वो गुटबाजी सड़क पर आंदोलन के रूप में तो नहीं देखने को मिल रही ना। सड़क पे आंदोलन के रूप में तो नहीं देखने को मिली ना। एक तरफ आप ही की पार्टी कह रही है कि ये गलत कर रहे हैं सचिन पायलट, आप ही की पार्टी कह रही है, आप ही के मुख्यमंत्री कह चुके थे कि वो निकम्मे है, नकारा है सचिन पायलट, उन्होंने बाइट में बोला था। ये सामान्य बातें नहीं है। और क्या आपको लगता है ये भी बीजेपी करा रही है? किसकी गोदी में बैठे हुए हैं ये लोग? अमीश देवगन जी, आप मीडिया को गोदी मीडिया कह देते हैं। नहीं, सुनना पड़ेगा। आप मीडिया को गोदी मीडिया कह देते हैं। आप गुलाम नबी आजाद को कहते हैं ये बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं। आप कपिल सिब्बल को कहते हैं ये बीजेपी की तरफ से आप बात कर रहे हैं। अनिल एंटनी किसी लालच में चले गए। शरद पवार पर अलका लामा ने जो कमेंट करा वो लालची हो गए। लेकिन अब जो आपकी पार्टी में नेता है ये कौन है?
अमीश देवगन जी जाइए राजस्थान और देखिए पूरे जग को आप गाली दे रहे हैं, पूरे जग को आप कह रहे हैं कि आप देखो, आप अपने घर घर में राइट टू हेल्थ का आंदोलन है। बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक प्रांत जहां पर इतना बड़ा आंदोलन, मेरे सवाल का जवाब लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं गहलोत जी के लिए। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर अच्छा काम करा, राइट टू हेल्थ एक अच्छा काम है, उसको कोई डिनाई नहीं करता। 500 रुपए कर दिया। तो सचिन पायलट क्यों बैठे हैं अनशन पे? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अशोक गहलोत तो। अमीश देवगन जी बताइए कोई भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत हो अरे जहां पर इतनी योजना, दुर्घटना बीमा 10 लाख ऑडियो डाउन करिए इनका मुफ्त में। ओके देखिए आपको अपने सरकार की बुकलेट पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ दी। सवाल का जवाब तो दीजिए। पहला सवाल जिस पर आपने पास करा वो था कि कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो चुका है। दूसरा, आप इस पर लगातार मौन है। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, एक का भी जवाब नहीं। ये कोई तरीका नहीं है। आप बोलिए, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं बोल रहा हूं, आप शरद पवार को बोलते हैं वो लालची है। आप ही के नेत्री ने बोला ना, आपने गुलाम नबी आजाद के लिए बोला कि ये बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। अनिल एंटनी डर गए, किरण रेड्डी जो सीएम, कितनी वक्त के विधायक, वो डर गए, सब डर गए। अब आपके नेता जो खुद ही आंदोलन कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, वो किसकी गोदी में बैठे हैं बताइए जी। मीडिया गलत हो गया, अदालतें गलत हो गई, सच्चे सुच्चे सिर्फ आप रह गए आप लोग इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर। देयर हैज टू बी अ रीजन, अ लॉजिकल रीजन। आई एम गिविंग यू टाइम टू एस्टैब्लिश योर फैक्ट्स। आंसर ऑन दिस सर, डोंट रन अवे। शरद नहीं, मैं भागने वाला सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे, मैं बताना चाहता हूं। शरद पवार जी ने, सुनिए, शरद पवार सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे। उमा भारती ने बीजेपी छोड़ी थी, मैंने प्रोग्राम करे थे, एक नहीं 100 प्रोग्राम करे होंगे। प्रमोद महाजन से उनका झगड़ा हुआ था, मैंने 100 प्रोग्राम करे होंगे। आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। लेकिन यहां पर सवाल पूछो तो आप लोग कहते हैं गलत है। ये सवाल कोई पूछ नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद गलत, शरद राव पवार गलत, पूरा मीडिया गलत, सब गलत, सच्चे सुच्चे सिर्फ आप ही बचे। कभी कभार गिरेबान में झांकना चाहिए, मेरा निवेदन है हर नेता को। ये बोलिए अबे दुबे, आपका वक्त है, बोलिए आप। 30 सेकंड देता हूं मैं आपको। रोज लेते हो प्रतिपक्ष की सवालों से तलाशी, कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता और कहते हो गिरेबा में झांकते। अब एक मौका मिलेगा। अभी ये 40% की कर्नाटक की जो सरकार है कमीशन की, वो हारेगी जब सवाल का पूछने का मौका मिलेगा, पूछेगा और वहां से पराभव प्रारंभ होगा। भारतीय जनता दिया बात को रखने का, मैंने आपको भरपूर मौका दिया बात को रखने का। लेकिन अब वक्त है आज की एक और बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की। बीते 9 साल के दौरान देश में अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिमों को मोदी सरकार से खूब डराकर रखने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि मोदी राज में मुसलमान खतरे में है। देश में डर का माहौल है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अमेरिका में है। वहां उन्होंने मुसलमानों को डराने वालों से फैक्चुअल सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी बड़ी आबादी भारत में रहती है, उनकी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर वाकई ऐसा होता तो उनकी जिंदगी खतरे में है या फिर उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है, जैसा कि लगातार दावा किया जाता है। तो क्या आज मुस्लिमों की जनसंख्या 1947 के मुकाबले बढ़ पाती? आज यह भी समझने का हम प्रयास करते हैं कि भारत की सरकार धर्म और जाति के आधार पर योजनाओं का फायदा लोगों तक नहीं पहुंचाती। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान योजना, शौचालयों का निर्माण, जनधन योजना और ऐसी ही ना जाने कितनी योजनाएं हैं जिनका फायदा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के सभी को मिलता है। इसके अलावा मोदी सरकार उड़ान योजना चलाती है, जिसके तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की फ्री कोचिंग कराती है। शादी शगुन योजना से ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं ईदी योजना के जरिए 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन प्रोपेगेंडा ब्रिगेड
सालों से झूठ बोल बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश और प्रयास कर रही है। सवाल यह है कि उनका झूठ आखिर चलेगा कितने और दिन, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। नमस्कार।